अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में खात्मे के लिए कोशिशों में तेज़ी के बावजूद दहशतगर्द तंजीम दाइश अफगानिस्तान में अपने कदम जमाने में कामयाब, अमरीकी इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत को दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी जैसे मसाइल से निमटने में किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है। इसके अलावा आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। कंपनसेशन अजाला नहीं होता है मेरे। कोयटा में दहशतगर्द हमले के 2 साल बाद भी अदालती निज़ाम में खला बरकरार। अमरीका में बेघर अफराद की मदद के लिए कोशिशें और मुस्तकबिल के 3D प्रिंटर से बने खुदकार घर। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह दाइश या आईसिस को जड़ से ख़त्म करने की कोशिशें नाकाम रही हैं। मज़ीद जानने के लिए चलते हैं कैपिटल हिल पर मौजूद अमान अजहर के पास। अमान, अमरीकी इंटेलिजेंस की इन रिपोर्ट्स के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार अफगानिस्तान में दाइश और इसके ख़ात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बताते हैं? जी साकिब, अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक अफ़गानिस्तान में जो फ़ौजी कोशिशें जारी हैं दाइश के ख़ात्मे के लिए, उनसे अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों से दाइश की कमज़ोर करने में मदद तो ज़रूर मिली है, लेकिन दाइश के कदम जमाने से मुकम्मल तौर पे रोका फ़िलहाल नहीं जा सका। ये इसके बावजूद है कि अमरीकी कुछ मुहलिक तरीन अमरीकी असलहे का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ग्रोह की जो रेजिलियंस है या उसकी हमला करने की सलाहियत, उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानिस्तान में जो मिशन है उसके आदाद शुमार के मुताबिक साल 2018 के पहले 6 माह के दौरान जितनी भी अफ़गानिस्तान में शहरी हलाकतें हुई, उसमें से निस्फ से ज़्यादा की ज़िम्मेदार आईसिस के या आईसिस खुरासान जिसे कहा जाता है वो उसको कहा गया है। जी, और क्या इस रिपोर्ट में दाइश के आदाद शुमार, उनके कितने लोग हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद, उस बारे में कुछ मालूमात फराहम की गई हैं? जी हाँ, ये भी कुछ एस्टिमेट सामने आए हैं जिसमें अफ़गान हुकाम भी जिसका हिस्सा है, और उसमें कहा गया है कि तकरीबन 1000 जो फ़ाइटर हैं, जंगजू हैं आईसिस के, वो अफ़गान सूबे नंगरहार में मौजूद है, जबकि उसकी एक निस्बतन छोटी तादाद जो है वो कुन्नड़ या अफ़गानिस्तान का जो मशरक़ी सूबा है वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि इसमें एक बड़ी तादाद गैर मुल्की जंगजुओं की है, जिसमें वो लोग हैं जो इराक़ या सीरिया से वापस आ रहे हैं या उज़्बेकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, और उसमें पाकिस्तानियों का भी जिक्र है, और रिपोर्ट्स में आईसिस का पाकिस्तान में किरदार या मौजूदगी का भी जिक्र मौजूद है। तो इतनी बड़ी तादाद में अब दाइश के जंगजू होने के बारे में जो हिकमत अमली अपनाई गई है, उसके बारे में रिपोर्ट क्या कहती है कि मुस्तकबिल में क्या करना चाहेंगे? जी, जो हिकमत अमली की बात है उसमें एक जो कॉम्पोजिशन है जो आईसिस के या दाइश के जंगजू हैं, उसमें एक तो धड़ा जो है वो हार्डकोर नज़रियाती जंगजुओं पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी जो लोग हैं वो जो फॉर्मर तालिबान कमांडर हैं जो अब तालिबान के मुखालिफ हैं, उनका जिक्र किया गया है इन आदाद शुमार में। और अमरीकी फ़ौज के सरबराह जो अफ़गानिस्तान में है, जॉन निकलसन, उनके मुताबिक आईसिस या दाइश और तालिबान के दरमियान अफ़गानिस्तान में तसल्लुत या वहाँ इन्फ्लुएंस की जंग जारी है, और यही अमरीकी फ़ौज की एक स्ट्रेटजी भी है जिसके ज़रिए वहाँ पे दाइश को शिकस्त देने में मदद मिलेगी। लेकिन सेक्रेटरी दिफा जिम मैटिस के मुताबिक अभी ये जंग बाकी है और फतह का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया जा सकता। अमान अजहर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दीज अपडेट्स। और अगर दाइश की पाकिस्तान में मौजूदगी की बात की जाए तो रवा साल के आगाज़ में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ ने एक रिपोर्ट में बताया था कि दाइश का असर पाकिस्तान में भी बढ़ा है, और गुज़श्ता साल 2017 में दाइश ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की 6 बड़ी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिनमें 153 अफराद हलाक हुए थे। हालिया इंतखाबात के दौरान 13 जुलाई को बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग में एक बड़े हमले में 151 अफराद हलाक हुए, जबकि इंतखाबात के दिन 25 जुलाई को कोयटा में होने वाले एक हमले में 31 अफराद हलाक हुए, और इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी दाइश की तरफ से कबूल की गई थी। तो पाकिस्तान में नई हुकूमत को दाइश के खतरे समेत दहशतगर्दी से निमटने के लिए किन चैलेंजेस का सामना रहेगा, इस पर बात करेंगे वाशिंगटन में तज्ज़ियाकार आरिफ अंसार से। आरिफ, वेलकम टू व्यू 360। तो दाइश की सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स अमरीकी इंटेलिजेंस की आपने देखी अफ़गानिस्तान में, तो क्या दाइश पाकिस्तान में भी आने वाली नई हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज लेकर आएगी? जी साकिब, बड़ा चैलेंज तो कहना मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये कि वो चैलेंज रहेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है काफ़ी मुद्दत से ही एक बड़े चैलेंज से गुजर रहा है,
اور جو تخریب کاری کا چہرہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے، مختلف رنگ ہیں اس کے، مختلف گروپس ہیں. یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ایک گروپ پرومیننٹ ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا. جس طرح آپ نے ذکر کر رہے ہیں کہ اب داعش کا خطرہ جو بڑھ گیا ہے ریجن میں، اور پاکستان سے ماضی میں مختلف رپورٹس آتی رہی ہیں جو آفیشلز تھے. کبھی انہوں نے کہا کہ ان کا انفلوئنس ہے، کبھی کہتے ہیں ان کا نہیں ہے. لیکن آپ کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ریسنٹ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں داعش شامل ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ ابھرتا ہوا خطرہ ہے، اور جو نئی حکومت وہاں آئے گی اس کو اس کے سامنے کے لیے جو ہے اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہ کیا کنٹینویشن ہے پاسٹ کی پالیسی کی، یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی اور وہ کوئی نیا عنصر اس میں شامل کریں گے. لیکن یہ چیلنج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے لے کے جو ایف پیک ہے یا افغانستان پاکستان کا ایریا ہے اس میں یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ماضی میں یہ کہنے کے باوجود کہ داعش کا خطرہ پاکستان میں نہیں، 2016 میں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے داعش کی موجودگی کا اعتراف بھی کیا گیا. اور اگر انتخابات کی بات کریں، موجودہ انتخابات میں کچھ ایسی تنظیموں نے، مذہبی اور شدت پسند تنظیمیں جو ہیں ان کے حمایت یافتہ سیاسی امیدوار سامنے آئے، ان کو کچھ کامیابی بھی ملی. تو اس صورتحال میں سیاسی طور پر بھی ان کو کچھ کامیابی ملنے کی صورت میں کیا دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یا حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ متاثر ہوں گی کوششیں؟ جی ثاقب، اس کے دو عنصر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے یا تخریب کاری کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے کچھ جو ہیں ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو سیاسی ماحول ہے اس میں کنزرویٹو، خاص طور پہ ریلیجس کنزرویٹزم جو ہے وہ شامل ہوتا جا رہا ہے، اس کا ووٹ بڑھ رہا ہے. اور دوسری طرف ہے نیشنلسٹ فورسز جو ہیں وہ ان کی بھی جو انفلوئنس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جہاں تک ایسے گروپس کا تعلق ہے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اب اس میں یہ ہے کہ یہ ماضی میں دو ایشوز رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک عنصر رہا ہے کہ کس طرح سے ان گروپس کو مین سٹریم میں لایا جائے یا جو نارمل سیاست ہے اس میں شامل کیا جائے، لیکن بشرطے یہ کہ وہ وائلنس کو چھوڑ دیں اور یہ عہد کریں کہ جو ان کے جو گریونسز ہیں وہ ایک پالیٹکس کے اندر آ کے حصہ لے کے اور ایک پرامن طریقے سے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن دوسری طرف اس کا خطرہ جو رہتا ہے ہمیشہ کہ کیا یہ تو نہیں کہ وہ سیاست میں شامل ہو کے اپنے رجحانات کو گورنمنٹ کے اندر بھی بڑھائیں گے اور حکومت کی پالیسی کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے دو رجحانات ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا. ایک تو ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ ریلیجس کنزرویٹو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے کنزرویٹزم، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر یہ مین سیاست میں آ جاتے ہیں اور پازیٹیو رول کرتے ہیں، اپنا وائلنس والا رول ختم کرتے ہیں، تو پھر تو اس کو ایک اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. عارف انصار ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو عارف فار دیز انسائٹس. تھینک یو. اور آج امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. آج بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہونے والے اس خودکش بم دھماکے کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں جس میں 56 وکلاء اور 2 صحافیوں سمیت تقریباً 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. کوئٹہ میں اتنی بڑی تعداد میں ماہر اور تجربہ کار وکلاء کی ہلاکتوں کے بعد صوبے کے عدالتی اور قانونی نظام میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا. آج بلوچستان میں اس خلا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، یہ جاننے کی کوشش کی کوئٹہ میں ہمارے ساتھی مرتضیٰ زہری نے. آئیے دیکھتے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائیاں تو معمول کے مطابق جاری ہیں، مگر لوگ آج بھی سانحہ 8 اگست میں بچھڑنے والے سینئر وکلاء کی کمی کو شدت سے محسوس کرتے نظر آتے ہیں. سن 2016 میں بوستان علی کے مقدمے کی پیروی ایک سینئر وکیل کر رہے تھے، مگر 8 اگست کو سول اسپتال میں ہونے والے ایک مہلک حملے میں دیگر وکلاء کے ہمراہ قاہر شاہ ایڈوکیٹ بھی ہلاک ہو گئے. بوستان علی کے مطابق سانحے کے بعد اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے انہیں قاہر شاہ جیسی مہارت رکھنے والا کوئی وکیل نہیں ملا. جو ایک تجربہ کار اپنے کام میں مہارت رکھنے والا وکیل ابھی بہت مشکل ہے کہ مطلب پھر سے
उस तरह के वकला हमें मिले, क्योंकि वो अपने अंदर जो है वो एक ख़ुद एक यूनिवर्सिटी था, एक कॉलेज था, क्योंकि उनको अपने काम से काफ़ी महारत थे। इंसानी हुकूक की कारकुन और वकील रहनुमा जलीला ऐदर के मुताबिक साने को 2 साल गुजरने के बाद भी अदालती निज़ाम को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला नहीं हो सका। इंसानी जानों के नुकसान का कोई अजाला नहीं होता। ये तो 200 साल बाद शायद एक ऐसी जनरेशन निकलती है जो इस गैप को कवर कर पाती है। कोयटा कमीशन रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई अजाला हुआ है। कंपनसेशन अजाला नहीं होता है मेरे ख्याल में। बलूचिस्तान बार के रहनुमाओं के मुताबिक साबिक हुकूमत ने हलाक होने वाले वकला के लवाहिकीन की बहाली के लिए जो ऐलानात किए थे, इन पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। जो वादे वईद किए गए थे कि हर शहीद कुएं वर्षा को हम एक मुलाजमत देंगे, वो मुलाजमत ताहाल किसी को भी नहीं दिए गए। इसके अलावा बच्चों का उन्होंने कहा था कि सूबाई गवर्नमेंट तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट ने आज तक कोई किसी किस्म का भी तालीमी अखराजात शुदा के बर्दाश्त नहीं किए। बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 8 अगस्त को हलाक होने वाले वकला, मीडिया के 2 नुमाइंदों और दीगर आम शहरियों के लवाहिकीन को 87 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की अदायगी की गई है, जबकि लवाहिकीन की बहाली के लिए मज़ीद कोशिशें जारी हैं। मुर्तज़ा ज़हरी, उर्दू VOA, कोयटा। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल जारी है, जबकि मुतहदा अपोजिशन का एहतजाज भी जारी है। इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और अमेरिका में बेघर अफराद की मदद के लिए की जाने वाली कोशिशों पर एक नज़र डालेंगे शो में आगे चलकर, और मुस्तकबिल के 3D प्रिंटर से बनाए गए खुदकार घर जो अपने लिए तवानाई भी खुद ही पैदा करते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ आज के वर्ल्ड व्यू में। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक पर मनी लॉन्ड्रिंग के 3 इल्ज़ामात में आज फर्द जुर्म आयद की गई है। इन इल्ज़ामात के मुताबिक मलेशिया के IMDB नामी इन्वेस्ट फंड के एक यूनिट से मिस्टर नजीब के ज़ाती बैंक अकाउंट में तकरीबन $1 करोड़ की रकम मुंतकिल की गई। मिस्टर नजीब ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। हुक्काम के मुताबिक इंडोनेशिया में पीर के रोज आने वाले 6.9 शिद्दत के जल्जले में मरने वालों की तादाद 130 से तजावुज कर गई है। जजीरा लॉम्बॉक इस जल्जले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां पर करीबन 1.5 लाख अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हजारों इमारतों के मुनहदम होने के बायस बहुत से अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी रियासत कैंसस में एक शख्स को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस शख्स ने गुज़श्ता साल फरवरी में एक बार में फायरिंग करके एक भारतीय तारिक वतन सिविल इंजीनियर को हलाक और 2 दीगर अफराद को जख्मी कर दिया था। अदालती हुक्काम ने इस वाक़े को नफरत पर मबनी कत्ल करार दिया है। जापानी कंपनी आईस्पेस ने चांद पर पानी की तलाश के लिए एक नया मून रोवर तैयार किया है, जिसे इस उम्मीद पर चांद पर भेजा जा रहा है कि जल्द से जल्द पानी की तलाश करके खलाई मईशत में तेजी लाई जा सके। जापान में इस वक्त कई प्राइवेट कंपनीज मुस्तकबिल में चांद पर जाने वाले मिशन के लिए वजन में इंतहाई हल्के और कम कीमत रोवर्स बना रही हैं जो खला का जायजा ले सके। दुनिया के कई हिस्से इस वक्त रिकॉर्ड तौर गर्मी का सामना कर रहे हैं। यूरोप और एशिया के कई इलाके जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, वहां इस बार दर्जा हरारत 40 डिग्री से कहीं ऊपर चला गया है। इस वक्त अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक हफ्ते से लगी जंगल की आग को रियासत की तारीख में सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है, और माहिरीन के मुताबिक मौसमी हालात के बायस इस आग के मज़ीद फैलने का खदशा भी है। यूरोप के कई ममालिक में भी जंगल की आग इस मौसम में बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनी हुई है। यूनान में तारीख की बदतरीन जंगल की आग से पिछले माह 90 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। दूसरी जानिब बहुत से यूरोपीय और एशियाई मुल्कों के शहरियों को गर्मी की शदीद लहर का सामना है। एक नई तहकीक के मुताबिक 2015 की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के मौके पर तय पाने वाले ग्लोबल वार्मिंग के टारगेट्स को अगर पा भी लिया जाए तो भी इस दर्जा हरारत में होने वाले इजाफे को रोकना मुमकिन नहीं होगा। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान
या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में करीबन 1 अरब 7 करोड़ अफराद को मुनासिब छत मैसर नहीं। 2017 में अमेरिका में महज एक रात में करीबन 5,54,000 अफराद सड़कों पर रहने पर मजबूर हुए और इस तादाद में इजाफा हो रहा है। इन हालात में रियासत वर्जीनिया की गैर सरकारी तंजीम बेघर अफराद को रिहाइश के साथ साथ खुराक और दीगर सहूलतें भी फराहम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। वो किस हद तक इसमें कामयाब हो पा रही है, आइए देखते हैं। इस घने जंगल से गुजरते हुए रिचर्ड की माजी की यादें ताज़ा हो रही हैं। रिचर्ड वो वक्त याद कर रहे हैं जब अपनी मुलाजमत खो देने के बाद उन्हें 2 तवील साल यहाँ गुजारने पड़े। मुझे मेरे मकान से बेदखल कर दिया गया, हालात खराब से खराब तर होते गए। लेकिन रिचर्ड की कहानी का इख्तिताम खुशकुन है। उन्हें एक गैर सरकारी तंजीम स्ट्रीट लाइट की जानिब से मुलाजमत और रिहाइश मिली। स्ट्रीट लाइट इलाके में गुरबा और बेघर अफराद को मदद फराहम करती है। हम जिन अफराद के लिए काम करते हैं उनमें से बहुत से सही मानों में बेघर हैं, मगर मुलाजमत करते हैं, मगर उनके पास ऐसे हुनर और तालीम की कमी है जो उन्हें मुलाजमत के एवज मुनासिब उजरत फराहम कर सके। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि मैं इस इलाके में घर का किराया दे सकूं। ये सूरत हाल फ्रैंकी की है, जो अब भी इसी जंगल में अपने 2 कुत्तों के हमराह रहती हैं। इसलिए स्ट्रीट लाइट ऐसे अफराद की मदद कर रहा है जिनके पास रिहाइश के लिए वसाइल की कमी है। ये तंजीम 3 घरों की मालिक है और 6 अपार्टमेंट्स किराए पर ले रखे हैं जो इनके क्लाइंट्स को रिहाइश के लिए दिए जाते हैं। लैरी ने जंगल में 4 साल गुजारे और अब वो इस आरामदेह घर में दीगर 3 अफराद के साथ रहते हैं। मुझे ट्रक ने टक्कर मारी थी, स्ट्रीट लाइट ने मुझे सहारा दिया, मेरी देखभाल की। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। स्ट्रीट लाइट लोगों को आर्जी रिहाइश और दूसरी सहूलियात के लिए इलाके की इंतजामिया के साथ भी काम करती है। ये सरकारी और गैर सरकारी मुश्तरका कोशिशें यकीनन तब्दीली ला रही हैं। अगर हम सस्ती रिहाइश गाहों और मुस्तकिल रिहाइश गाहों जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दें तो यकीनन हम बेघर अफराद की इस तादाद में कमी ला सकते हैं जिसमें इजाफा हम हर साल देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का इस अतिया करदा जमीन के टुकड़े के लिए मंसूबा इस मकसद के हुसूल में फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारा गोल जहाँ कई अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल एक ऐसी इमारत की तामीर है जो मुस्तकिल बुनियादों पर रिहायशी सहूलियात फराहम करेगी, और इस किस्म की रिहाइश के साथ साथ हम उन अफराद को बेघर होने की दीगर वजूहात से निमटने में भी मदद कर सकेंगे। आज रिचर्ड स्ट्रीट लाइट की जानिब से फराहम की गई मदद से बखूबी आगाह हैं। मैं एक खेमे में रहता था, अब अपने घर में रहता हूँ और बामकसद महसूस करता हूँ। मुलाजमत भी है और जिंदा रहने की जरूरियात की फिक्र अब नहीं। उन्होंने मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने में मदद दी और मेरी खुद एतमादी में इजाफा किया है। रिचर्ड उम्मीद करते हैं कि उनकी कहानी दूसरों को मुतासिर करेगी और शायद एक दिन बेघर अफराद का मसला माजी का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। जूली टाबो के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। ज़रा सोचें, 3D प्रिंटर्स के ज़रिए बना एक मुकम्मल तौर पर ख़ुदकार मोबाइल घर जो अपने लिए तवानाई भी खुद ही पैदा करता हो। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक हकीकत बन रहा है, और यूक्रेन की एक कंपनी इस ख्वाब को अमरीकी रियासत निवाडा के शहर रेनो में हकीकत में बदल रही है। आइए देखते हैं कैसे। ये वो वर्कशॉप है जहां 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमेरिका में मोबाइल घर बनाए जाएंगे, ऐसे घर जो कहीं भी जा सकते हैं और अपनी तवानाई खुद पैदा कर सकते हैं। इसे बना रही है यूक्रेन की कंपनी पैसिव डॉम। लोग ख्वाब देखते हैं पहाड़ों में, झरनों के पास, समुद्र के करीब रहने के, लेकिन ऐसा घर बनाने का मतलब है कि वहाँ बिजली और पानी और निकासी आब का निज़ाम भी हो, जो घर से ज्यादा महंगा पड़ता है।
पैसिव डॉम के बानी मैक्सिम गर्बिट कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम तवानाई पर आने वाले खर्च को कम करना था। हमने घर को गर्म रखने के खर्च में 20 से 40 गुना कमी की। अब इस घर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के लिए 800 वाट फी घंटे की जरूरत है, यानी कॉफी का एक कप गर्म करने से भी कम तवानाई। इसकी वजह है मोटी तह वाली खिड़कियां, जिनको तोड़ना नामुमकिन है क्योंकि इनमें खास किस्म की गैस भरी हुई है जो घर को गर्म रखती है, और घर की 4 में से 2 दीवारें शीशे की हैं। घर को बिजली शमसी तवानाई से मिलती है और रात को बैटरीज की मदद ली जाती है। घर की सबसे मुनफरिद बात इसकी दीवारें हैं जो 3D प्रिंटर्स की मदद से कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास से बनाई गई हैं। कंपनी के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एंटोन गटमन का कहना है कि स्मार्ट मोबाइल घर में 200 के करीब सेंसर्स और 15 माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो पानी, बिजली और ताज़ा हवा की सप्लाई और सफाई को कंट्रोल करते हैं, जबकि घर खुद पर और अपने मकीनों पर नजर भी रखता है। और तो और घर में हवा से पानी बनाने की सहूलत भी मौजूद है। घर में पीने के पानी और तवानाई को महीनों तक स्टोर करने की सहूलत भी है, तो किसी भी नागहानी आफत की सूरत में आप घर के अंदर महफूज हैं। ये घर 38 मुरब्बा मीटर का है और इसकी कीमत 64 लाख से 2 करोड़ रुपए तक है। कंपनी अपना पहला घर अगस्त के आखिर में पेश करेगी और मजीद घर अगले साल बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसीकी के। एकॉर्डियन या दस्ती ऑर्गन एक मौसीकी का आला है और अमेरिका में इसे बजाने वालों की बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। अमेरिकन एकॉर्डियन एसोसिएशन इस साल अपनी 10वीं सालगिरह मना रही है, जिसके लिए उन्होंने रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया में तमाम उम्र के आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस का इनेकाद किया। आइए देखते हैं। ये अमेरिका और दूसरी जगहों से ताल्लुक रखने वाले अकॉर्डियन प्लेयर्स का सालाना मेला है। ये फनकार इसमें अपने फन के मुजाहरे के अलावा अपने आइडियाज भी शेयर करते हैं। कुछ ने अभी सीखना शुरू किया है, जबकि दूसरे कई सालों से इसे बजा रहे हैं। मेरी उम्र के लोग जो 60 या 70 की दहाई में हैं, उनके लिए कई अकॉर्डियन स्कूल थे। कई खानदान जो छोटे घरों में रहते थे और पियानो खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते थे, अपने बच्चों को छोटा सा अकॉर्डियन लेकर देते थे। एलेक्स हुडली समझते हैं कि अमेरिका में अकॉर्डियन का रुझान लौट रहा है। एलेक्स हुडली बचपन से अकॉर्डियन बजा रहे हैं। उनका बेटा पीटर इस रवायत को आगे बढ़ा रहा है। यूक्रेनियन पसमंजर रखने के बायस मैं इस ही कम्युनिटी में पला बड़ा हूँ। दरअसल 15 से 23 साल की उम्र तक हमारे घर का एक बैंड था जो रिजॉर्ट में परफॉर्म करता था। इसलिए मुझे लोक मौसीकी बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे माहौल में मौजूद थी। अमेरिकन अकॉर्डियनिस्ट्स एसोसिएशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाले लुकोपोला अमरीकी एयरफोर्स के बैंड में 28 साल तक अकॉर्डियन बजा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के 9 मुंतखब सदूर और सैकड़ों गैरमुल्की सरबराहान के सामने परफॉर्म किया। कुपोला कहते हैं कि अमेरिका में अकॉर्डियन की मकबूलियत म्यूजिक बैंड बीटल्स की वजह से कम हुई, क्योंकि नौजवानों ने गिटार बजाने को तरजीह देना शुरू की। अपने जाती स्टाइल पर बात करते हुए उनका कहना था कि वो क्लासिकल बजाना पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मैं पोलकाज न बजाने की बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिर लोग समझते हैं कि आपको बस यही आता है। लेकिन किस किस्म का म्यूजिक बजाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डियन बजाने वालों को उम्मीद है कि नौजवान नस्ल इस म्यूजिक की रवायत को जारी रखेंगे। जिल क्रेग के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। और अमेरिकन अकॉर्डियनिस्ट एसोसिएशन की ये 80वीं सालगिरह थी, जिसकी कुछ झलकियाँ हमने देखी। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फेसबुक हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। साकिब उल इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।